वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक आपको पूरी पॉलिटी के सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो चलिए हम लोग आज बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो देखते हैं फंडामेंटल राइट है क्या, इसकी चर्चा कहाँ की गई है। सबसे पहली बात तो इसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के विस्तृत चर्चा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्रोत यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बिल ऑफ राइट से लिया प्रेरित है, अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट से प्रेरित है। प्राकृतिक क्या है, न्योचित है, उल्लंघन होने पर न्यायालय में लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना और कानून को शासन स्थापित करना। देखिए, किसी भी व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए फंडामेंटल राइट बहुत ज़रूरी है। चौमुखी विकास क्या हो गया, भौतिकी विकास, बौद्धिकी विकास, ठीक है, नैतिक विकास। तो ये फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार है, ये नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है एवं राज्य पर सीमा लगाता है। ठीक है, राज्य पे सीमा लगाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं फंडामेंटल राइट में कौन कौन से विषय शामिल है। एक पहले आता है समता का अधिकार। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 44 संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार से मूल संविधान से हटा दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल संविधान में कितना था, 7, वर्तमान में कितना है, 6। तो इसको देखते हैं। समता का अधिकार, ये आपको आर्टिकल है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एंड 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। जो 31 में था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में, उसको हटा करके मौलिक अधिकार सब हटा दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा और विधियों के समीक्षा के बारे में करता है। आर्टिकल 12 कहता है राज्य का परिभाषा, राज्य के अंतर्गत कौन है, संसद या संसद द्वारा बनाए गए नियम कानून। ठीक है, राज्य विधानमंडल, पंचायत भवन, LIC और ONGC। मूल अधिकार राज्य के खिलाफ उपलब्ध है, इसमें शामिल है भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य LIC ONGC। यानी वैसा आर्टिकल 12 के अंतर्गत वैसे राज्य के अंतर्गत शामिल है जिसका हिस्सेदारी केंद्र सरकार का अधिकतम हो 51% से अधिक हो, या जिसका न्यायिक हस्तक्षेप या जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सेदारी हो। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करता हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता हो। अगर ये कम करता है तो उसको शून्य मान दिया जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के संबंध में देखिए, न्यायिक समीक्षा की यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह पृथक्करण आच्छादन का सिद्धांत है और पृथक्करण के सिद्धांत पर व्यवहार्यता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, विधियों के समान समता और विधियों के समान संरक्षण। ये दो तरीका से है, विधियों के समान सक्षम समता और विधियों के समान संरक्षण। देखिए, ये जो विधि के सक्षम समता है, ये किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं देता है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, यानी सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक कानून। ठीक है, ये आपको ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब विधियों को समान संरक्षण है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। अपवाद राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, इसको ध्यान रखिएगा। USA के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म,
लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। 5 आधार, इसको ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा। अपवाद, देखिए अपवाद क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, आर्टिकल 15(3) के तहत किया गया है। SC ST सामाजिक वर्गों को विशेष प्रावधान, इसको ध्यान रखिएगा। इस शैक्षणिक संस्थाओं में SC ST 15(4) के तहत किया गया है और OBC के लिए 15(5) के तहत। ठीक है। और EWS के लिए 15(6) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे है लोक नियोजन। लोक नियोजन आर्टिकल 16। लोक नियोजन, राज्य के अधीन किसी भी पद के नियोजन में अवसर की समता, मतलब राज्य के अधीन कोई भी पद, जैसे नौकरी हो, रोजगार हो, उसके सभी को समान अवसर दिया जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, उद्गाव, जन्मस्थान के आधार पर इसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, संसद या राज्य कानून बना करके विशेष क्षेत्रों को कर सकता है। जैसे देखिए आर्टिकल हम लोग लोक नियोजन में देख रहे हैं 16(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, 16(4) SC ST बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है। 16(5) OBC के लिए नौकरियों में नियोजन के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और 16(6) EWS के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। 16(6) है ये। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं आर्टिकल 17। ये अस्पृश्यता का अंत, यह निरपेक्ष अधिकार है, मतलब ये राज्य और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ है। ठीक है। अभी देखेंगे UGC इसके बारे में भी चर्चा बहुत तेजी पर चल रहा है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कानून नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा परिभाषित किया गया है। अब कहता है 18 उपाधियों का अंत। तो उपाधि में क्या है, विद्या, सेना, टाइटल, ये टाइटल उपाधि नहीं है, सेना और विद्या दिया जा सकता है। सेना और विद्या सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि नहीं दिया जा सकता है। देखिए भारत रत्न, पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है। ठीक है। हुआ क्या था, जब भारत गुलाम था या ब्रिटिश सरकार के यहाँ प्रभुत्व था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रभुत्व बनाने के लिए विभिन्न लोगों को उपाधियां देना, खान बहादुर, राय बहादुर का नाम सुने होंगे, उपाधियां देना शुरू कर दिया। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान रखा कि भारत में वैसा कोई भी उपाधि नहीं दिया जाएगा। किसी भी उपाधि लेने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जो हमारे संविधान भारत में जो भारत रत्न या पद्म पुरस्कार, जिसको 26 जनवरी में हाल ही वितरण किया गया, ये उपाधि ना होकर के क्या है, ये टाइटल है, सम्मान है। टाइटल ना होकर के सम्मान है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के तहत भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल 19, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता का अधिकार, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। देखिए 19(a) के तहत है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। B के तहत है सम्मेलन यानी एकत्रित होने की स्वतंत्रता। C के तहत है संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने के लिए और व्यापार या जीविका के लिए। इसको ऐसे याद रखिए। देखिए पहले क्या होगा, किसी इंसान को पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, पहले वो बोलने की स्वतंत्रता होगा। जब बोलेगा तो सम्मेलन बनाएगा, एकत्रित लोगों को करेगा, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। जब लोग एकत्रित हो गए तो फिर क्या होगा, संघ बनाएगा, लोगों के बीच में एक संघ बनाएगा। ठीक है। जब संघ बनाएगा तो अब भारत के किसी भी क्षेत्र में संचरण घूम फिर सकता है। जब संचरण करेगा तो फिर कहीं एक जगह निवास करेगा, निवास कर लिया। अब जब निवास कर लिया कहीं एक जगह तो क्या करेगा, अब रोजगार या जीविकोपार्जन की स्थापना करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। हालांकि देखिए इस पे विभिन्न प्रारूपों पर भिन्न सीमाएं आरोपित है। संप्रभुता, सुरक्षा व्यवस्था, मानहानि के तहत इसके तहत रोक है। तकनीकी योग्यता, राज्य अधिकार के तहत रोजगार जीविका के लिए जनजातीय क्षेत्रों में संचरण आपको ये नहीं दिया जाएगा। संप्रभुता, सदाचार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, यातायात बाधित करते हैं तो सम्मेलन पर आपका प्रतिबंध लग सकता है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है,
हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। हालांकि दिल्ली में देखिए मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, बारिश बहुत तेज हो रही है और ठंड बहुत बढ़ चुकी है। तो हम लोग आर्टिकल 20 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 20 के तहत है कार्योत्तर विधियों के संरक्षण, मतलब ऐसे व्यक्ति को केवल प्रचलित कानून पर ही दंडित किया जाएगा। ठीक है, अभी मान के चलिए कोई चूहा को मर्डर कर देता है, ठीक है, चूहा का मर्डर करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है, कोई केस नहीं है, मतलब चूहा का मर्डर करने पर आपको जेल नहीं होगा। लेकिन अगर वही 2 महीना बाद चूहा के मारने पर केस होगा तो 2 महीना बाद ही उसको जेल होगा, मतलब अभी नहीं होगा। जब 2 महीना बाद जिस दिन से लागू होगा उसी दिन से होगा, वही कह रहा है। ठीक है, दोहरे दंड के संरक्षण। अब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं दिया जा सकता है। देखिए किसी भी अपराध के लिए एक बार में आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब किसी भी अपराध के व्यक्ति के लिए स्वयं को अपने विरुद्ध साक्षी करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। देखते होंगे लोग कहता है जब कोर्ट में जाता है तो पुलिस ने हमको जबरदस्ती मार पीट के अपने ये अपराध को कबूल करवाया, तो उसका मान नहीं होता है। चलिए अब आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये देखिए इसको ध्यान रखिए विशेष रूप से, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं। मेनका गांधी के 1978 अधिकार केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है बल्कि गरिमामयपूर्ण। देखिए इसके पहले क्या था ना, ये आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार जो था केवल जीवित ही रहने तक सीमित था, मतलब इसकी संकीर्ण व्याख्या थी। लेकिन मेनका गांधी वाद 1978 में हुआ, इसके बाद से आर्टिकल 21 का विस्तृत व्याख्या हुआ और कहा गया कि अब जीवित रहने का अधिकार सिर्फ सीमित नहीं बल्कि गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारों को शामिल किया गया है। जैसे देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत, ये ध्यान रखिए पूछा हुआ, ये आपको यूपीएससी में पूछा हुआ, 2-3 बार पूछा है। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसको ध्यान रखिए। त्वरित सुनवाई का अधिकार, अपने पसंद से शादी करने का अधिकार इसी के तहत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, जो ये कहता है 6 से 14 वर्षों के तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, इसको ध्यान रखिएगा। ये कब जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा जोड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी हम लोग ने आर्टिकल 21 तक देख लिया है। अब आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए हिरासत जब होती है तो 2 तरह के कानून होता है। साधारण कानून, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होता है, वकील से परामर्श लेने का अधिकार होता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन वही निवारक निरोध के तहत जिसे गिरफ्तारी किया जा सकता है बिना ट्रायल की हिरासत में करने से रुकना, मतलब बिना ट्रायल के हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे देखिए अपराध, ये जो क्या साधारण कानून, अपराध होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, और निवारक नजरबंद है जो अपराधी होने से पहले, मतलब सरकार को पता चल गया है कि इसकी वजह से कोई अपराध करने वाला है तो पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है इसके तहत। टोडा पोटा यूपीए एनएसए जैसे प्रावधान इसी के तहत किया गया था। देखिए अधिकतम 3 माह सलाहकार बोर्ड की अनुमति, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के कानून बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध। आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम पर निषेध, मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध लगाता है। अपवाद, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। जैसे देखिए अभी मान के चलिए अपवाद क्या है, अभी देश पे किसी देश के साथ हमारा युद्ध शुरू हो सकता है तो राज्य जो है या देश जो है वो सेवा के लिए किसी भी इसको आयु कम करके, मतलब अभी 14 वर्ष तक के बाल श्रम को कम करके 8-9 वर्ष या 10 वर्ष भी कर सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से संबंधित निषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को किसी भी कारखाने में संकटमय गतिविधियों से नियुक्त नहीं किया जाएगा।
यह गैर जोखिम वाले कार्यों के नियोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। 25 से 28 आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण धर्म और अबाध रूप से मनमाने आचरण के प्रचार और आचरण करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति को, हम किसी धर्म को पूजा कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता प्राप्त है। ये विदेशी और नागरिकों दोनों को प्राप्त है, विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट, कृपया धारण करना सिख धर्म के अंग है। कृपान, जो कृपाल धारण करते हैं ना सिख लोग, देखते हो वो लोग कमर में कृपाल लेके चलते हैं, वो आर्टिकल 25 के तहत है। प्रतिबंध, लोक व्यवस्था और सदाचार व्यवस्था पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल अब 26 देखते हैं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब धर्म कार्य के लिए जो भी कार्य प्रबंधन कर रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं, उसकी आपकी पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ठीक है, संस्थाओं के स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धर्म के विषयों के कार्यों को प्रबंधन करने का अधिकार, चल और अचल संपत्तियों का अर्जन करने का अधिकार। जैसे आप लोगों ने वैष्णो देवी देखा होगा, तो वैष्णो देवी का अपना एक ट्रस्ट है, तो उसके अधिकार इसी के तहत है। वो अपना प्रबंधन कर रहा है, ट्रस्ट के माध्यम से अपने धर्म विषय वस्तु का प्रबंधन कर रहे हैं। चल अचल संपत्ति अर्जन का अधिकार, उन लोग जो भी वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 27 करों से स्वतंत्रता। मतलब राज्य किसी भी विशिष्ट धर्म के पोषण के लिए कर देने के बाद नहीं करेगा। ठीक है, हम ऐसा ना हो कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, तो राज्य हम पे कर लगाने के लिए बाध्य करेगा। शुल्क लगाया जा सकता है। देखिए, याद रखिए, इसको ध्यान, यूपीएससी यहीं फंसाएगा आपको क्वेश्चन। यूपीएससी या यूपी विशेष आपको बोलेगा कि कर लगाया जा सकता है, तो नहीं, कर नहीं लगा सकता है, लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब आर्टिकल 28 है शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। मतलब कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगी, शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और स्वैच्छिक क्या है, राज्य द्वारा पोषित में स्वैच्छिक जो है, ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें स्वैच्छिक शिक्षा। देखिए आर्टिकल 28 सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी धार्मिक शिक्षा सरकारी या शिक्षण संस्थाओं में नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो राज्य द्वारा घोषित है उसमें कोई शिक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो स्वैच्छिक रूप से है, किसमें राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, मान के चलिए कोई कॉलेज है, इसको राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो ये स्वैच्छिक रूप से सामने वाला पर डिपेंड करता है ले सकता है कि नहीं। धार्मिक न्यास और अंशदान, जो धार्मिक न्यास है उन लोग तो अनुमति है ही, उन लोग तो देगा ही। ठीक है, अब देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण। देखिए 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। भारत में किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, इसको ध्यान रखिए। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश केवल धर्म और जाति आधार पर, भाषा के आधार पर रोका नहीं जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं का स्थापना। सभी अल्पसंख्यक धर्म या भाषा आधार पर अपने पसंद से शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन और अधिकार करने का अधिकार कर सकते हैं, आर्टिकल 30 के तहत। अब आर्टिकल आता है 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान की आत्मा एवं हृदय, ये आपको 70वें बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का आत्मा या हृदय है, स्पष्ट कीजिए। मेंस में देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आता है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब शरीर को प्रस्तुत करो अवैध हिरासत के खिलाफ। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी भी अवैध हिरासत के खिलाफ जारी कर सकती है। दूसरा आता है परमादेश, हम आदेश देते हैं सार्वजनिक कर्तव्य पालन करने हेतु। ठीक है, प्रतिषेध, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, ऊपरी न्यायालय, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देगा हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अधिकार पेचीदा, किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर अवैध या सार्वजनिक, देखिए कोई व्यक्ति, कोई मान के चलिए सार्वजनिक कार्यालय या सार्वजनिक जगह पर स्थापित है, तो ये कोर्ट का आदेश है कि पूछ सकता है किस अधिकार से आप इस ये पे हैं। एक आता है उत्प्रेषण, निर्णय को रद्द करना या मामला को ऊपर मांगना। ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल 32 से 35। तो 32 से 35 क्या है, आर्टिकल 33 कहता है, 32 तो देख लेते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 कहता है सशस्त्र बल, संसद सशस्त्र बलों
पुलिस और खुफिया एजेंसी को मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। संसद को अधिकार है कि अब जैसे कोई सेना है, ठीक है, इनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे लगा हुआ है और ये कह रहे हैं कि हम नेट चलाएंगे, टिकटॉक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, तो इस पे कानून बना सकती है कौन? संसद। अभी देखो हाल ही में गाइडलाइंस जारी किया गया, जो सेना को इंस्टाग्राम से संबंधित शायद कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, तो ये संसद को अधिकार है कि इस पे कानून बना सकता है। आर्टिकल 14 मार्शल लॉ सैन्य शासन के दौरान संसद मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 35 है कानून बनाने की शक्ति, मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को है।